पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। उस तहरीक में जो लीडरशिप थी उसमें 3 आदमी सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से थे, बाकी पाकिस्तान से सिर्फ 2 आदमी थे। इसका मतलब उस जंक्शन पे जो पाकिस्तान के लोगों ने, जो बलूचिस्तान के लोग थे, उन्होंने 3 जो बलूचिस्तान के लोग थे, शहर में हम आपसे ज्यादा थे, आप हमसे बलवतनी का रास्ता पूछते हैं। आज सारे बलूचिस्तान में हर 3 मील के बाद एक पुलिस चौकी खड़ी है, उसके ऊपर FC खड़ी है। क्यों ये मामला चल रहा है? किस बात की सिक्योरिटी मांगते हैं आप? किस बात की सिक्योरिटी मांगते हैं आप? मैं आपको बहुत मुझे अफसोस होता है, मगर मैं कहता हूँ ये ऐसा जगह इसको कहना चाहिए। एक कैप्टन ने, एक कप्तान ने एक छोटे से बच्चे को जो अपने मोटर बाइक पे नवाब उक्टी की तस्वीर लगाकर जा रहा था, उसको रोका और उसको कहा कि इस गद्दार की तस्वीर उतारो। तो वो बच्चा हैरान हुआ, ये किसको गद्दार कर रहा है? उसने कहा ये तस्वीर उतारो। उस बच्चे ने कहा ये तस्वीर मैं नहीं उतारता, पता नहीं अखबार की तस्वीर थी, रसाले की तस्वीर। आज उसी कप्तान के हाथ में आपने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी दी हुई है, जिसकी सोच और अवाम की सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात करते हैं आप मुझसे बात करते हैं, हम बलूचिस्तान वालों ने आपके लिए कुर्बानियां दी है। आज भी वहां हकूक का मामला है, आज भी वहां शनाख्त का मामला है, आइडेंटिटी का मामला है। अगर आप पाकिस्तान के लिए आइडेंटिटी मांगते हैं तो सूबा बलूचिस्तान को आइडेंटिटी देना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया। बलोच कौम रूह ज़मीन पर अचानक वारिद होने वाली कोई नई कौम नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले लिखी जाने वाली किताबों में इनका जिक्र मिलता है। बलोच अपने रहन सहन, लिबास और तहजीब व सकाफत में अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अक़वाम से बहुत मुख्तलिफ हैं। अठारह 1873 में रॉलिंसन अपनी किताब में लिखते हैं कि लफ्ज बलोच एक बेबीलोनियन यानी बाबली बादशाह का नाम था। डेम्स 1904 में लिखते हैं कि लफ्ज बलोच के मायने हैं ताज खुरूस, जो 6वीं सदी में बलोच सिपाहियों का लोगो था। जबकि हर्सफेल्ड ने 1908 में अपनी किताब में लिखा कि बलोच के मायने ऊंचा बोलने के हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लफ्ज बलोच 2 अल्फाजों का मजमुआ है जो संस्कृत के हैं, बल और ओज। बल के मायने हैं ताकत और ओज के मायने हैं आला, यानी आला ताकत वाले लोग। 10वीं सदी में फारसी अदब के मायानाज शायर अबू अल कासिम फिरदौसी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ताज खुरूस बलोच सिपाहियों का कौमी लोगो था। हिंदुस्तान की तारीख में बलोचों का जिक्र कुछ यूं आता है कि हिंदुस्तान के बादशाह नागा बाता ने एक ताकतवर फौज के हमले को नाकाम बनाया था। इस फौज का नाम वलाचा मलिचास लिखा गया है। हिंदुस्तान के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बंदरकर के मुताबिक वलाचा मलिचास के मायने हैं खारिजी बलोच। यहाँ जिस फौज का जिक्र है वो बनु उमैया की फौज थी और सिंध फतह करके आई थी। जी हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम की फौज थी जिनका ताल्लुक हल्ब से था। आज भी मकरान कोस्टल हाईवे और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इन शोदा की कब्रें मौजूद हैं और इन कब्रों में बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिनमें बलोची नाम दर्ज हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि बलोच कौम का ताल्लुक हल्ब से है, जो कि शाम में है, और ये अरबों की औलाद में से हैं। आज भी एक बड़ी तादाद बलोचों की हल्ब में आबाद है, लेकिन इसके तारीखी शवाहिद नहीं मिलते कि बलोच कौम अरबों की औलाद में से है, और ना ही बलोचों की रिवायत, तहजीब व सकाफत और जुबान अरबों से मुशाबियत रखते हैं। लेकिन इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बलोच कौम का ताल्लुक कैस्पियन सी
यानी बहरे गीलान के मशरकी और जुनूब मशरकी इलाके से है। दुनिया अदब की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब शाहनामा फिरदौसी है। 10वीं सदी में लिखी जाने वाली इस किताब में बलोच कौम का जिक्र है। इस किताब को बुक ऑफ किंग्स यानी बादशाहों की किताब कहा जाता है। इस किताब में लिखा है कि बलोचों का ताल्लुक ईरान के शुमाली इलाके से है। तेहरान भी ईरान के शुमाल में और कैस्पियन सी के जुनूब मशरिक में है। ईरान का सबसे ऊंचा पहाड़ भी तेहरान में है, जिसका नाम कुह अल-बुर्ज है। बलोची में बुर्ज के मायने हैं ऊंचा, जबकि लफ्ज बुर्ज फारसी में मौजूद नहीं। फारसी में ऊंची चीज के लिए लफ्ज बुलंद इस्तेमाल होता है। 7वीं सदी में जब अरबों ने ईरान में अपनी हुकूमत कायम की तो उन्होंने लफ्ज बुर्ज के साथ अल का भी इजाफा कर दिया। इसके अलावा ईरान में एक बहुत बड़ा सहरा है जिसे दश्त लूट कहा जाता है। लफ्ज लूट भी फारसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं, और बलूची में लूट का मतलब है बहुत बड़ा। ईरान के शुमाल में एक जंगल भी पाया जाता है जिसका नाम है तुस्किस्तान। इस जंगल में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जो नोकीले कांटों से भरा होता है। इस दरख्त का नाम तुस्क है, लेकिन लफ्ज तुस्क भी फारसी जुबान में नहीं मिलता, जबकि बलूची में तुस्क का मतलब है नोकीला। इसी तरह अलवन नामी एक पहाड़ भी ईरान में मौजूद है, और इस पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े या हिस्से हैं। इन टुकड़ों या हिस्सों को आप इन तस्वीर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं। बलूची में वंड हिस्से को कहते हैं, जबकि ये लफ्ज ईरान की किसी दूसरी जुबान में मौजूद नहीं। आबादी 1 लाख से जायद है, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहां के आबाई लोग हैं। तुर्कमेनिस्तान भी कैस्पियन सी के साहिल पर है। वाज़े रहे कि कैस्पियन सी एक समंदर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा झील है। जो कि कैस्पियन सी के मशरिक में है। यही इनकी जाए पैदाइश भी है। सीजन 2 में मुख्तलिफ इकसात में अहलत का जिक्र आता है। काई कबीले ने वैन नामी झील और कैस्पियन सी के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत की, और इस बात के तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि बलोचों का ताल्लुक कैस्पियन सी के मशरिकी इलाके से था। नसीर दश्ती अपनी किताब द बलोच एंड बलूचिस्तान में लिखते हैं कि बलोचों का पुराना नाम बालाचिक था, तो बालाशगान के रहने वाले थे। बालाशगान भी कैस्पियन सी के मशरिक और वैन झील के दरमियानी इलाके का पुराना नाम था, जैसा कि आप इस पुराने नक्शे में देख सकते हैं। आज इस इलाके का कुछ हिस्सा तुर्की और कुछ हिस्सा अजरबैजान में पड़ता है। यानी अर्तगल कबीले का जिस खित्ते से ताल्लुक था उसका पुराना नाम बालाशगान था। जब बलोचों ने ईरान की तरफ हिजरत की तो फारसियों ने इन्हें बालाच का नाम दिया, जो बाद में तब्दील होकर बलोच हो गया। इसके अलावा अरबों ने इन्हें बलोच कहा। आज भी अरब इन्हें अल बलूशी कहते हैं। आज भी बलोचों में बालाच नाम बहुत आम है। इसके अलावा बलोच कौम में बालाचकी या बालाचिक लफ्ज आज भी बलोच कौम के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के मगरबी इलाकों से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक और तुर्कमेनिस्तान से लेकर वैन झील तक आज भी लाखों बलोच रहते हैं, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहां सैकड़ों साल से आबाद हैं। ईरान की कदीम सल्तनत दुनिया में सुपर पावर का दर्जा रखती थी। ईरानी तारीख के 8 बड़े सल्तनतों में से एक सल्तनत का नाम पैरथियन एम्पायर है, जिसे फारसी में अशकानियन यानी अशकानियों की सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जो 250 कबल मसीह के दौर में कायम थी।
बहुत कदीम होने की वजह से इस सल्तनत के बारे में बहुत कम मालूमात मैसर हैं। बलोची लिबास में अगर हम सबसे मुनफरिद जुज़ की बात करें तो वो 3 हैं। एक बलोची शलवार, दूसरा पंदूल और तीसरा बलोची चवट। अगर हम अशकानी सल्तनत के आसार कदीमा को देखें तो हमें ये तीनों चीजें वाज़े नजर आती हैं। हम ये जानते हैं कि मुजस्समे आम लोगों का नहीं बल्कि शाही खानदान के अफराद का बनाया जाता था। अगर आप इस मुजस्समे को देखें तो पंदोल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मुजस्समों में शाही खानदान को बड़ी शलवारें पहने हुए देखा जा सकता है। ये शामी नाम का मुजस्समा है जिसे ईरान के कौमी अजायब घर में रखा गया है। ईरान में यह बहस काफी अरसे से चली आ रही है कि अशकानी सल्तनत बलोचों की थी या नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अशकानियों के लिबास से करीब तरीन मुशाबियत बलोचों के लिबास की है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अशकानी नाम से मिलता जुलता लफ्ज आस्कानी नामी कबीला आज भी बलोचों में है। पार्थियन एम्पायर यानी अशकानियन के बाद ईरान में एक और बादशाह गुजरे जिनका नाम बालाच था। मशरिक और मगरिब में लिखी जाने वाली मुख्तलिफ तारीख की किताबों से ये बात साबित है कि बलोच सिपाहियों के हेलमेट पे ताजे खरोस का निशान होता था। यह ईरान के बादशाह बालाच के जमाने का एक सिक्का है जिस पर बालाच की तस्वीर बनी हुई है। अगर हम गौर से देखें तो बादशाह के ताज पर ताजे खरोस का निशान देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि अरबी जुबान में चे ना होने की वजह से चे की जगह शीन का इस्तेमाल होता है। जब अरबों ने ईरान की तारीख लिखी तो उन्होंने बालाच की जगह बालाश लिखा।